नदी के किनारे एक सुंदर और बड़ा गांव बसा था। चारों तरफ हरे भरे खेत थे। सुबह होते ही पक्षियों की आवाजें गूंज उठती और शाम को हर घर से पकते भोजन की खुशबू आने लगती। उसी गांव में दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम नैना था और छोटी बहन का नाम रितु। दोनों एक ही घर में पली बढ़ी थीं, लेकिन उनके स्वभाव बिल्कुल अलग थे। नैना का घर बहुत साधारण था। मिट्टी की दीवारें, पुराना दरवाजा और थोड़े से बर्तन। उसका पति विक्रम कई महीनों से बीमार था। वो काम करने लायक नहीं था। उनका एक छोटा बेटा था, छोटू। दूसरी ओर रितु की शादी गांव के धनी व्यापारी राजीव से हुई थी। उसके घर में हर सुविधा थी। बड़ा आंगन, अच्छे कपड़े, भरपूर राशन और आराम की जिंदगी। लेकिन हर सुखी दिखने वाला इंसान दिल से अच्छा हो, ये जरूरी नहीं होता। हर रोज सूरज निकलने से पहले नैना उठ जाती। पहले अपने घर की सफाई करती, फिर पति को दवा देती, बेटे को खाना खिलाती और उसके बाद जल्दी जल्दी रितु के घर काम करने निकल पड़ती। उस दिन भी वो जल्दी जल्दी पहुंची, लेकिन थोड़ी देर हो गई थी। दरवाजा खुलते ही रितु ने तेज आवाज में कहा, वाह दीदी, आज फिर देर हो गई। नैना ने झुकी नजर से कहा, छोटू रात भर जागता रहा, इसीलिए देर हो गई। बहाने छोड़ो और काम पर जगो। पहले आंगन साफ करो, फिर सारे कमरे, उसके बाद रसोई के बर्तन धोना, और हाँ, सब चमकना चाहिए। नैना ने सिर झुका दिया। वो तुरंत झाड़ू लगाने लगी। धूल उड़ रही थी, धूप तेज थी, लेकिन उसके हाथ बिना रुके चलते रहे। उधर रितु आराम से चारपाई पर बैठी ठंडा शरबत पी रही थी। वो कभी इधर देखती, कभी उधर, और बीच बीच में आवाज लगाती, दीदी, वो कोना भी साफ करना, और ये बर्तन फिर से धोना, और इतनी देर क्यों लगा रही हो? जल्दी जल्दी काम करो। नैना हर बात चुपचाप सुनती रही। कुछ देर बाद रितु एक बड़ी टोकरी लेकर आई। उसमें चावल, टूटे दाने और कंकड़ मिले हुए थे। उसने कहा, लो, इसमें से अच्छे दाने अलग करो और टूटे हुए अलग। मेरे घर में सिर्फ अच्छा सामान पकता है। नैना जमीन पर बैठ गई। वो एक एक दाना चुनने लगी। उसके मन में एक छोटी सी उम्मीद जागी, शायद आज थोड़ा अच्छा चावल मुझे भी मिल जाए। इसी तरह पूरा दिन निकल गया। सारा काम खत्म होने के बाद जब सूरज ढलने लगा तो नैना ने धीरे से कहा, बहन, अगर काम खत्म हो गया हो तो मैं जाऊं? रितु अंदर गई और एक छोटी थैली लेकर लौटी। ये लो, टूटे हुए दाने हैं। हमारे घर में कोई नहीं खाता। नैना ने थैली ले ली। उसकी आंखें भर आईं, मगर उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानती थी कभी कभी इंसान मजबूरी में अपमान भी सह लेता है। घर पहुंचते ही छोटू दौड़ कर आया। माँ, आज क्या लाई हो? नैना मुस्कुराई। बेटा, आज चावल बनाएंगे। उसने वही टूटे दाने साफ किए, पकाए और पहले विक्रम को खिलाया, फिर छोटू को। छोटू खुशी से बोला, माँ, बहुत स्वादिष्ट है। नैना मुस्कुराने लगी ताकि कोई उसके आंसू न देख सके। अगले दिन फिर वही सिलसिला शुरू हुआ। इस बार रितु दरवाजे पर पहले से खड़ी थी। आज जल्दी आ गई? अच्छा है, आज मुझे खास खाना चाहिए। नैना ने पूछा, क्या बनाना है? रितु बोली, पहले काम खत्म करो, फिर बताऊंगी। नैना ने सफाई शुरू की, फिर बर्तन धोए। जब वो रसोई में पहुंची तो रितु बोली, आज राजीव के लिए खास भोजन बनाना है। मसाले अच्छे से पीसना, स्वाद कम नहीं होना चाहिए। नैना ने चूल्हा जलाया, सब्जियां काटी, आटा गूंथा, मसाले तैयार किए और मेहनत से भोजन बनाने लगी। पूरा घर खुशबू से भर गया। भोजन बनाते समय नैना को छोटू याद आया। उसे भी ऐसा स्वादिष्ट खाना बहुत पसंद था। उसने मन ही मन सोचा, शायद आज थोड़ा सा मुझे भी मिल जाए। उधर रितु और राजीव बैठकर आराम से खाने लगे। दोनों ने खूब तारीफ की, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि खाना बनाने वाली ने खाया या नहीं।
शाम को नैना जाने लगी तो रितु ने फिर आवाज दी। रुको दीदी, वो एक पुराना डिब्बा लाई। इसमें कल का बचा हुआ खाना है, ले जाओ। नैना ने डिब्बा ले लिया। ठीक है बहन। दिन गुजरते गए। हर सुबह मेहनत, हर शाम बचा हुआ खाना, हर रात आंसू। लेकिन नैना को नहीं पता था, बहुत जल्द एक ऐसी घटना होने वाली है जो सब कुछ बदल देगी। अगली सुबह नैना हमेशा की तरह जल्दी उठी। उसने घर का काम किया, विक्रम को दवा दी, छोटू को समझाया और फिर रितु के घर की ओर चल पड़ी। लेकिन आज उसके मन में अजीब सी घबराहट थी। कल जो पुराना डिब्बा वो घर लाई थी, वो रात में कहीं दिखाई ही नहीं दिया। उसने सोचा, शायद मैंने कहीं रख दिया होगा। मगर उसे याद नहीं आ रहा था। जैसे ही नैना रितु के घर पहुंची, रितु पहले से गुस्से में खड़ी थी। दीदी, कल जो पुराना डिब्बा मैंने दिया था वो कहाँ है? नैना चौंक गई। वही डिब्बा, उसमें तो आपने बचा हुआ खाना दिया था। तुम जानती भी हो वो कितना कीमती था। वो हमारे परिवार की पुरानी निशानी थी। नैना घबरा गई। उसे तो कभी बताया ही नहीं गया था कि वो डिब्बा कीमती है। नैना ने धीरे से कहा, बहन, मुझे सच में नहीं पता था। मैं घर जाकर ढूंढती हूँ। रितु ने ताना मारते हुए कहा। ढूंढोगी या छिपाओगी? नैना की आंखें भर आईं। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने कभी किसी की चीज नहीं ली। रितु ने मुंह फेर लिया। पहले काम करो, फिर बातें करना। नैना झाड़ू लगाने लगी, लेकिन उसका ध्यान काम में नहीं था। बार बार उसे वही डिब्बा याद आ रहा था। अगर सच में खो गया तो रितु सबको बता देगी कि मैंने चुराया है। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो चुपचाप काम करती रही। उधर घर पर छोटू को भी कुछ याद आया। उसे याद था कि रात को एक बिल्ली रसोई के पास आई थी और कुछ गिरने की आवाज हुई थी। उसने सोचा, शायद वही डिब्बा होगा। लेकिन वो छोटा था, इसलिए उसे पूरी बात समझ नहीं आई। काम खत्म होने के बाद नैना जल्दी घर लौटी। वो सीधे रसोई में गई। कोनों में देखा, बर्तनों के पीछे देखा, अनाज के डब्बों के पास देखा, लेकिन डिब्बा नहीं मिला। तभी छोटू दौड़ता हुआ आया। माँ, कल रात बिल्ली आई थी और कुछ बाहर लुढ़क गया था। नैना अचानक रुक गई। बाहर? नैना तुरंत आंगन में गई। मिट्टी पर खरोंच जैसे निशान थे, जैसे कोई चीज घसीट कर ले जाई गई हो। निशान पीछे वाले रास्ते की तरफ जा रहे थे। नैना का दिल तेज धड़कने लगा। वो उन निशानों के पीछे चल पड़ी। निशान उसे घर की पीछे वाली टूटी दीवार तक ले गए। उसकी सांसें थम गईं। वहां वही पुराना डिब्बा पड़ा था। नैना ने धीरे धीरे ढक्कन खोला। उसकी आंखें फैल गईं। डिब्बे के अंदर कुछ पुराने कागज, एक चाबी और कपड़े में लिपटा छोटा बंडल रखा था। नैना समझ नहीं पाई, ये सब क्या है? अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। नैना घबरा कर पलटी। वहां गांव का बूढ़ा आदमी मोहन काका खड़ा था। वो डिब्बा देखकर चौंक गए। अरे, ये डिब्बा तुम्हें कहाँ मिला? नैना ने जल्दी से सारी बात बता दी। मोहन काका कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे हाथ क्या लगा है। नैना हैरान रह गई। काका, इसमें ऐसा क्या है? बहुत साल पहले तुम्हारे पिता ने कुछ जरूरी चीजें इसी तरह के डिब्बे में छिपाई थी, लेकिन उसके बाद अचानक उनका देहांत हो गया और किसी को कुछ पता नहीं चला। नैना हैरान रह गई। लेकिन मेरे पिताजी ने क्या छिपाया होगा? मोहन काका ने डिब्बे की तरफ देखा और धीमे स्वर में कहा, अगर मेरा अंदाजा सही है तो इस डिब्बे में तुम्हारे परिवार का खोया हुआ सच छिपा है। नैना की धड़कन तेज हो गई। उसने पूछा, कैसा सच? मोहन काका धीरे से बोले, ये बात राज की है, घर के अंदर चलकर बताते हैं। उसी समय रितु अपने घर में बैठी मुस्कुरा रही थी।
उसे लगा था कि डिब्बे के बहाने वो नैना को बदनाम कर देगी। वो मन ही मन सोच रही थी, अब देखती हूँ दीदी अपनी सफाई कैसे देती हैं। लेकिन उसे नहीं पता था जिस डिब्बे से वो अपमान करना चाहती थी वही डिब्बा उसकी दुनिया बदलने वाला था। नैना जल्दी से मोहन काका को अपने घर के अंदर ले आई। विक्रम भी चारपाई से उठकर बैठ गया। छोटू उत्सुकता से नैना के पास खड़ा था। कमरे में सन्नाटा था। सबकी नजर उस पुराने डिब्बे पर टिकी हुई थी। मोहन काका ने डिब्बा खोला और अंदर से सारा सामान बाहर निकाला। उन्होंने सबसे पहले पुराना कागज उठाया। वो बहुत पुराना था, किनारे पीले पड़ चुके थे। उन्होंने ध्यान से पढ़ना शुरू किया। कुछ पल बाद उनकी चेहरे का रंग बदल गया। नैना घबरा गई। काका, उसमें क्या लिखा है? मोहन काका गंभीर स्वर में बोले, बेटा, ये तुम्हारे पिता के हाथ की लिखावट है। मोहन काका ने पढ़कर सुनाया, यदि ये डिब्बा मेरी बेटियों के हाथ लगे तो जान लेना कि मैंने उनके भविष्य के लिए कुछ संभाल कर रखा है। नैना की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने पिता की याद आ गई। विक्रम भी चुपचाप सुन रहा था। डिब्बे में एक और पर्ची थी। उस पर लिखा था, जिसे मेहनत और ईमानदारी की कदर होगी वही इस अमानत का सही हकदार होगा। नैना ने हैरानी से पूछा, लेकिन इसमें अमानत कहाँ है? मोहन काका मुस्कुराते हुए बोले, इसका जवाब शायद इस चाबी में है। डिब्बे में रखी छोटी लोहे की चाबी सबको साधारण लगी, लेकिन मोहन काका उसे पहचानते थे। उन्होंने कहा, ये चाबी पुराने अनाज गोदाम की लगती है जो तुम्हारे पिता चलाते थे। नैना ने चौंक कर कहा, वही गोदाम जो बरसों से बंद पड़ा है। हाँ, शायद ये उसी गोदाम की चाबी है। गांव के किनारे एक पुराना गोदाम था, वर्षों से बंद। लोग कहते थे वहां अब कुछ नहीं बचा। दरवाजे पर जंग लगा ताला था। कोई उधर जाता भी नहीं था। नैना ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका उस जगह से कोई रिश्ता होगा। मोहन काका बोले, समय बर्बाद मत करो, अभी चलते हैं। विक्रम ने कहा, आज मैं भी चलूंगा, ये मेरे परिवार की बात है। छोटू भी जिद करने लगा। मम्मी, मैं भी चलूंगा। चारों गोदाम की ओर चल पड़े। रास्ते भर नैना के मन में कई सवाल थे। अगर अंदर कुछ हुआ ही नहीं तो? मोहन काका शांत थे, जैसे उन्हें पूरा यकीन हो। वे गोदाम के सामने पहुंचे। दरवाजा धूल से ढका था। ताले पर मोटी जंग जमी थी। नैना ने कांपते हाथों से ताला खोला। दरवाजा खुला। अंदर घना अंधेरा था और धूल ही धूल दिखाई दे रही थी। छोटू धीरे से बोला, माँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। नैना का चेहरा उतर गया, लेकिन मोहन काका ने हाथ उठाया। रुको, अभी सब नहीं देखा। मोहन काका धीरे धीरे अंदर बढ़े। अचानक उन्हें वहां एक लोहे का संदूक रखा हुआ दिखाई दिया। उस पर भी ताला लगा था। नैना की सांसें तेज हो गईं। मोहन काका बोले, शायद यही असली अमानत है। डिब्बे में मिली दूसरी चाबी संदूक के पास रखी थी। नैना ने उसे उठाया। उधर रितु को खबर मिली कि नैना, मोहन काका और विक्रम पुराने गोदाम की ओर गए हैं। रितु चौंक गई। गोदाम? वहां क्यों? उसके मन में शक जागा। वो तुरंत घर से निकली और तेज कदमी से उसी तरफ चल पड़ी। गोदाम के अंदर नैना ने संदूक खोला। सबकी सांसें थम गईं। संदूक के अंदर जो था उसे देखकर सब स्तब्ध रह गए। लेकिन उसी क्षण दरवाजे पर किसी के कदमों की आवाज गूंजी। गोदाम के अंदर सबकी नजर खुली हुई संदूक पर टिक गई। अंदर सोना चांदी नहीं था, ना ही चमकती गहने थी। उसमें पुरानी कागजों की गड्डियां, कुछ मुहर लगी दस्तावेज, एक कपड़े में बंधी थैली और एक मोटी डायरी रखी थी। विक्रम हैरान रह गया।
इतनी तैयारी और अंदर सिर्फ कागज। मोहन काका मुस्कुराए। कभी कभी सबसे बड़ी दौलत कागज में छिपी होती है। तभी पीछे से तेज कदमों की आवाज आई। सबने मुड़कर देखा। दरवाजे पर ऋतु खड़ी थी। उसकी आंखों में उत्सुकता साफ चमक रही थी। तो यही राज चल रहा था। ऋतु ने संदूक देखा। उसके मन में लालच आ गया। दीदी हटो, मुझे भी देखने दो। उसने जल्दी से कागज उठाने चाहे, लेकिन मोहन काका ने रोक दिया। संभल कर, पहले समझना जरूरी है। ऋतु ने होठ भींच लिए। उसे उम्मीद थी कि अंदर खजाना होगा। मोहन काका ने सबसे ऊपर रखा दस्तावेज खोला। उस पर पुरानी सरकारी मुहर लगी थी। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। ये खेत की जमीन का कागज है। नैना चौंक गई। कौन सी जमीन? मोहन काका ने जवाब दिया, गांव के बाहर जो उपजाऊ खेत हैं, कभी तुम्हारे पिता के थे। उन्होंने दूसरा कागज खोला। ये पुराने गोदाम की मालिकी का प्रमाण है। विक्रम हैरान रह गया। मतलब ये गोदाम भी हमारा है? मोहन काका ने शांत स्वर में कहा, हाँ, तुम्हारे पिता ने सब सुरक्षित रखा था। ऋतु अब घबरा गई। लेकिन अगर ये सब पिताजी का था तो मुझे क्यों नहीं बताया गया? मोहन काका मुस्कुराते हुए बोले। बात अभी पूरी नहीं हुई है। उन्होंने डायरी उठाई और पढ़ने लगे। यदि मैं ये सब खुद ना दे पाऊं, तो मेरी बेटियों को सच समय आने पर बताया जाए। कमरे में सन्नाटा फैल गया। मोहन काका ने आगे पढ़ना शुरू किया। मेरी बड़ी बेटी नैना ने बचपन से जिम्मेदारी निभाई है। छोटी बेटी ऋतु को मैंने बहुत लाड़ दिया है। मुझे डर है कि जल्दी मिला धन उसे घमंडी बना देगा। ऋतु का चेहरा उतर गया। मोहन काका आगे पढ़ने लगे। इसलिए मेरी संपत्ति तुरंत बांटी ना जाए। पहले दोनों बेटियों का स्वभाव देखा जाए। जो मेहनत, इंसाफ और परिवार की कदर करेगी, वही इस अमानत को संभालने की हकदार होगी। नैना स्तब्ध थी। ऋतु हैरान रह गई। अब मोहन काका ने कपड़े में बंधी छोटी थैली खोली। उसमें पुराने सिक्के नहीं, बल्कि बैंक की रसीदें और जमा पर्चियां थीं। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता ने कुछ धन भी सुरक्षित रखा था। विक्रम ने पूछा, क्या वो अभी भी मिल सकता है? अगर दस्तावेज सही निकले तो मिल सकता है। ऋतु अचानक बोली। मैं भी उनकी बेटी हूँ, मेरा भी हिस्सा है। नैना ने उसकी तरफ देखा, मगर कुछ नहीं कहा। मोहन काका शांत स्वर में बोले, हिस्सा खून से मिलता है, लेकिन भरोसा कर्म से। ऋतु चुप हो गई। डायरी के आखिरी हिस्से में एक पर्ची रखी थी। उस पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, अंतिम निर्णय उस व्यक्ति को करना होगा जो सच जानता है। सबने एक साथ मोहन काका की ओर देखा। नैना ने धीमे स्वर में पूछा, काका, क्या आप सब जानते थे? मोहन काका चुप हो गए। कुछ पल बाद उन्होंने कहा, हाँ, मैं सब कुछ जानता था। नैना, विक्रम और ऋतु तीनों स्तब्ध रह गए। ऋतु ने तेज स्वर में पूछा, तो आपने इतने साल तक बताया क्यों नहीं? मोहन काका ने गंभीर आवाज में कहा, क्योंकि तुम्हारे पिता ने मुझे वचन दिया था और सही समय का इंतजार करने को कहा था। गोदाम के अंदर हवा भी जैसे थम गई। एक तरफ नैना खड़ी थी, शांत, थकी हुई मगर सच्ची। दूसरी तरफ ऋतु, बेचैन, लालच और डर के बीच फंसी हुई। मोहन काका गंभीर स्वर में बोले, अब समय आ गया है कि अंतिम फैसला किया जाए। सबकी धड़कनें तेज हो गईं। गोदाम के भीतर सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें मोहन काका पर टिकी थीं। ऋतु बेचैनी से अपने हिस्से का इंतजार कर रही थी। नैना शांत खड़ी थी, जैसे जो भी होगा स्वीकार कर लेगी। मोहन काका ने धीरे से कहा, फैसला जल्दबाजी में नहीं होगा, सच के साथ होगा।
मोहन काका ने रितु की ओर देखा। अगर ये सब तुम्हें मिल जाए तो तुम क्या करोगी? रितु तुरंत बोली, मैं घर और बड़ा बनवाऊंगी, नए नौकर रखूंगी, व्यापार बढ़ाऊंगी। वो बोलती चली गई, लेकिन किसी ने उसके शब्दों में परिवार, मदद या जिम्मेदारी नहीं सुनी। अब मोहन काका ने नैना से पूछा, अगर ये सब तुम्हें मिले तो तुम क्या करोगी? नैना ने बिना सोचे जवाब दिया, सबसे पहले विक्रम का अच्छा इलाज करवाऊंगी, छोटू की पढ़ाई करवाऊंगी, फिर खेत संभालेंगे, मेहनत करेंगे और जो जरूरतमंद हो उसकी मदद करेंगे। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। मोहन काका की आंखें भर आईं। उन्हें नैना के पिता की बातें याद आ गईं। वो भी यही कहा करते थे। मोहन काका बोले, दौलत वही संभाल सकता है जो लोगों की कीमत समझे। रितु ने तेज आवाज में कहा, तो क्या सब पहले से तय था? मुझे मौका ही नहीं दिया जाएगा? मोहन काका ने शांत स्वर में कहा, मौका हर दिन मिलता है, इंसान अपने व्यवहार से कमाता है। रितु चुप हो गई। उसे पहली बार अपने पुराने काम याद आने लगे। मोहन काका ने दस्तावेज नैना को देकर कहा, तुम्हारे पिता की इच्छा के अनुसार ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी जाती है। नैना घबरा गई। मुझे? लेकिन हाँ, तुम्हें, क्योंकि तुमने कमी में भी इंसाफ नहीं छोड़ा। सबको लगा अब रितु टूट जाएगी, लेकिन तभी नैना ने रितु की ओर देखा और बोली, ये सब सिर्फ मेरा नहीं हो सकता, ये हमारे पिता की मेहनत है। बहन का हिस्सा बहन को मिलेगा। रितु हैरान रह गई। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे याद आया कैसे उसने नैना से काम करवाया, कैसे अपमान किया, कैसे लालच किया, और आज वही बहन हिस्सा बांट रही थी। वो धीरे से बोली, दीदी, मैं इसके लायक नहीं हूँ। नैना आगे बढ़ी और धीमे स्वर में बोली, गलती से इंसान छोटा नहीं होता, गलती पर अड़े रहने से होता है। रितु की आंखों से आंसू बहने लगे। वो नैना के कदमों में गिर गई। दीदी, मुझे माफ कर दो। नंदिनी भावुक हो गई। उस दिन के बाद दोनों बहनों ने मिलकर खेत संभाले। छोटू रोज पढ़ने जाने लगा। घर में पहली बार सच्ची खुशी आई। कुछ ही महीनों में दोनों परिवार बदल गए। एक शाम मोहन काका खेत के किनारे बैठे थे। दोनों बहनों को साथ काम करते देखकर वो मुस्कुराए। उन्होंने आसमान की ओर देखा और धीमे से कहा, अब मैंने अपना वचन पूरा किया। इसी तरह दिन बीतते गए। अब दोनों के बीच कोई झगड़ा नहीं होता था। दोनों बहनें अब खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगीं।